वेलकम। आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। देखिए, आज के चैप्टर में ये फर्स्ट पेपर का सेकेंड यूनिट है और आज हमारे चर्चा का विषय है ज्वालामुखी का विश्व वितरण, जो ज्वालामुखी है उसके पार्ट 2 के अंतर्गत। इसके पहले हमने ज्वालामुखी के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया। हमने जाना कि ज्वालामुखी क्या होता है, कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, किस प्रकार की प्रक्रिया उसमें होती है और ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं। आज के इस अध्ययन में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो ज्वालामुखी का विश्व वितरण है, ग्लोबल पैटर्न है, वो कैसा है। तो चलिए चलते हैं ज्वालामुखी के विश्व वितरण को जानने के लिए। आप स्क्रीन में देखते रहिएगा कि जो ज्वालामुखी है उसका जो वितरण है वो अनियमित रूप से नहीं है हमारी पृथ्वी पर। और जो ज्वालामुखी के वितरण का संबंध बिल्कुल प्लेट टेक्टोनिक्स का के अध्ययन में हमने देखा था कि जो प्लेट के किनारे होते हैं और प्लेट के किनारों में गतियां पाई जाती है, तो जो विध्वंसात्मक प्लेट, विनाशात्मक प्लेट होता है, उन्हीं के किनारे विश्व में ज्वालामुखी का जो वितरण है वो पाया जाता है। कुछ निश्चित क्षेत्र में ज्वालामुखी का वितरण है पूरे विश्व में, और ये इन क्षेत्रों को अगर हम वर्गीकृत करें या बेल्ट के रूप में अध्ययन करना चाहें तो ये 4 ज्वालामुखी की पेटियां विश्व पटल पर आपको दिखाई देगी। ज्वालामुखी का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन और भूकंप का जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, विश्व में भूकंप का जो वितरण और ज्वालामुखी का वितरण, ये बिल्कुल सेम एरिया या सेम बेल्ट में पाए जाते हैं और दोनों का संबंध प्लेट टेक्टोनिक्स के जो डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, विनाशात्मक प्लेट सीमा है, उनसे संबंधित है। तो चलिए ज्वालामुखी के विभिन्न पेटियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सबसे पहली पेटी है वो है परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत पेटी, जिसको सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है, ये परिप्रशांत पेटी है। विश्व का 60% जो ज्वालामुखी है वो इसी पेटी से संबंधित है। और इस पेटी के संबंध में बिल्कुल की टर्म है, आप याद रखिएगा, ये प्रशांत महासागर के दोनों ओर तटीय भागों, द्वीप चापों तथा समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फायर रिंग ऑफ पैसिफिक, प्रशांत महासागर का एक जलता हुआ छल्ला। ये जो पेटी है ये अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से चालू होती है और दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी तट
है उसके किनारे किनारे एंडीज पर्वत के सहारे आगे बढ़ते हुए वो उत्तर अमेरिका का जो रॉकीज पर्वत वाला जो क्षेत्र है उसके किनारे से होते हुए वो अलास्का तक पूरे ऊपर तक पहुंच जाती है। वो मैप में देखना चाहेंगे ये जो पेटी है उसको, तो आप समझिएगा ये 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 चालू होता है अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से, और ये दक्षिण जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उसके सहारे सहारे ये यहाँ पर एंडीज पर्वत है। यहाँ पर एंडीज पर्वत जो डार्क देखिएगा, जो डार्क हिस्सा दिख रहा है यहाँ से चालू होता है, और ये एंडीज पर्वत के सहारे सहारे होते हुए ये उत्तरी अमेरिका का जो राखीज ये वाला जो राखीज राखीज पर्वत है, राखीज पर्वत इसके सहारे सहारे होते हुए ये पूरा अलास्का, ये वाला जो एरिया है ये अलास्का है, और ये ऊपर आते हुए उत्तर में अलास्का तक पहुंच जाता है। ये बेल्ट, ये पहला हिस्सा अंटार्कटिका के एरेबस पर्वत से चालू होता है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट के सहारे एंडीज पर्वत के सहारे सहारे नॉर्थ अमेरिका के रॉकीज के किनारे होते हुए अलास्का, ये अलास्का है, अलास्का तक पहुंच जाता है। ये इसके किनारे किनारे ज्वालामुखियों का वितरण पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। और यहाँ से यही श्रृंखला मुड़ती है और मुड़कर एशिया के पूर्व तटीय भागों के सहारे, देखिए यहाँ से ये जो अलास्का है यहाँ से ये मुड़ती है, किधर मुड़ती है, इधर मुड़ती है। ये एशिया के पूर्व तटों के किनारे होती हुई ये यहाँ तक आती है, ये ऐसे यहाँ तक, और यहाँ से जापान तथा फिलीपाइंस द्वीप समूह को शामिल करती हुई ये यहाँ पर जापान, ये जापान और पूर्व तट शामिल करती हुई ये पूर्वी द्वीप समूह के मध्य महाद्वीपी पेटी में मिल जाती है। ये इस पेटी में एक पेटी आप बाद में पढ़ेंगे, ये यहाँ से ऐसे आई है तो इसमें आके ये यहाँ पर मिल जाती है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर ज्वालामुखियों का वितरण पाया जाता है। विश्व के काफ़ी ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में पाए जाते हैं। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे ही फिलीपींस का माउंट ताल ज्वालामुखी, अमेरिका का शास्ता और डेनियर ज्वालामुखी काफ़ी प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में इनकी गिनती होती है। प्रशांत महाद्वीप पर अनेक जागृत और सुषुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा ये जो बेल्ट है उसको समझने के लिए। पहला वाला वो बेल्ट परिप्रशांत पेटी, वो यहाँ से चालू होती है, ऐसे चलती है एंडीज पर्वत के किनारे किनारे, और उत्तर अमेरिका के रॉकीज पर्वत के किनारे किनारे चलती है, और ये किनारे किनारे चलते हुए ये अलास्का तक पहुंचती है। अलास्का से ये एशियाई भागों की ओर मुड़ती है, और पूर्वी जो द्वीप हैं इसमें ये ऐसे होते हुए, ये रेड कलर नीचे देख रहे हैं आप, ये ऐसे होते हुए ये यहाँ से
ये मूर्ति है और मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाती है। ये आगे चलते हैं। दूसरी जो, एक बार टेक्स्ट को देख लीजिएगा, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये हिस्सा है, ज्वालामुखी का विश्व वितरण। चलिए आगे चलते हैं दूसरी पेटी के बारे में। ये जो वो देख रहे हैं हम, ये डायग्राम, वो ये वाला जो हिस्सा है जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा यही है परिप्रशांत पेटी। ये जो डार्क है, ये नीले मैं जो मार्क किया हूँ नीले में, उसके ऊपर का जो डार्क कलर का दिख रहा है, ये है परिप्रशांत पेटी। अब चर्चा करते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटियों का। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेटी यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप के बीच वाले हिस्से से मध्यवर्ती भाग में जो नवीन मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है, के सहारे पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली है। पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली है। ये पेटी आइसलैंड जो कि मध्य अटलांटिक जो कटक है के ऊपर स्थित है, के हैकला पर्वत से प्रारंभ होती है। स्कॉटलैंड होते हुए कनारी द्वीप जो आंध्र महासागर में है, अटलांटिक ओशियन में है, वहाँ पर पहुँचती है। यहाँ से इसकी दो शाखाएं हो जाती है। पहले इस भाग को देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड से ये ये यहाँ से चालू होती है और ये एक भूमध्य सागर के किनारे किनारे आइसलैंड से ये यहाँ से स्टार्ट होके ये हैकला पर्वत से प्रारंभ होकर स्कॉटलैंड होते हुए ये कनारी द्वीप पहुँचती है और होते हुए ये ऐसे यहाँ से होते हुए ये इधर से ये ऐसे पश्चिम में जाती है और परिप्रशांत वाला जो पेटी है उससे वो यहाँ पर आके मिल जाती है। अगर आप इसमें समझना चाहें इसमें में तो ये ऐसे आके इस बेल्ट में मिल जाती है। ये परिप्रशांत वाला बेल्ट है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी का बेल्ट है, ये यहाँ पर मिल जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। ये नोट्स बनाने के लिए आप टेक्स्ट
देख सकते हैं। इसकी जो पहली शाखा है वो स्पेन, इटली, सिसिली, तुर्की, काकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा और मलेशिया होते हुए इंडोनेशिया तक चली जाती है। और दूसरी शाखा जो है वो अरब प्रायद्वीप के जॉर्डन और अफ्रीका की भ्रंश घाटी तक चली गई है। इसके अंतर्गत भूमध्य सागर के ज्वालामुखी, बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, विसुवियस और एटना, तीन हैं। आप जैसे स्ट्राम्बोली के नाम से पूर्व में परिचित हैं कि इसी ज्वालामुखी के नाम पर जो भूमध्य सागर में है वो ज्वालामुखी के एक प्रकार का नामकरण हो गया है। और वैसे ही विसुवियस ज्वालामुखी के कारण ज्वालामुखी के प्रकार जो है उसका नामकरण हो गया है। और जो एटना ज्वालामुखी है वो वर्तमान में भी काफ़ी जागृत ज्वालामुखी है। मध्य महापेटी के ज्वालामुखी के अंतर्गत ईरान का जो प्रसिद्ध देवमंद ज्वालामुखी है और कोह सुल्तान नामक ज्वालामुखी है। काकेशस के क्षेत्र में एलबुर्ज नामक एक बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी पाया जाता है। आर्मीनिया में अरारात ज्वालामुखी, आर्मीनिया में ज्वालामुखी का नाम है अरारात। और अफ्रीका का क्लीमंजारो जो ज्वालामुखी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है अफ्रीका में। इसके अतिरिक्त मेरू, एल्गन, बेरूना, रंगवी नामक ज्वालामुखी पाया जाता है, उनका वितरण है। आगे चलते हैं। आगे मध्य अटलांटिक पेटी, ये इस मध्य अटलांटिक पेटी को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि दुनिया के नक्शे में इसका वितरण कहाँ पर है। तो आइए थोड़ा सा इसके जगह को जान लेते हैं। ये इसमें आप देखेंगे कि अभी जो चर्चा करेंगे वो कहाँ पर है। तो दुनिया के जो नक्शा है या ग्लोब का जो मानचित्र है उसमें इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये अटलांटिक ओशन कहलाता है। ये इसका जो शेप है वो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है। ये नीली वाली लाइन चलेगी, देखिएगा आप। ये जो ब्लू दिख रहा है ये महासागरीय ये हिस्सा है, पानी के रंग जैसा। और मैं जो लकीर खींचा हूँ उस टाइप का वो एस टाइप का है। ये अटलांटिक ओशन या अंध महासागर जिसको हम लोग कहते हैं उसका विस्तार है। अब आप देखेंगे कि इस अंध महासागर के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच, और खासकर उत्तर अटलांटिक मतलब ये वाला भाग उत्तर अटलांटिक, यहाँ पर पानी के नीचे कटक पाया जाता है। मतलब पानी के नीचे बिल्कुल बीचों बीच पहाड़ जैसी आकृति है जो भले ऊपर से दिखाई नहीं देती है लेकिन ये वो पानी के अंदर है, जिसे कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक। तो जो ज्वालामुखी का वितरण है वो बिल्कुल इस एरिया में, उत्तरी एरिया में, उस पहाड़ जो कटक है उसके सहारे सहारे पाया जाता है। और वो कटक ही बना है दो प्लेटों के एक दूसरे के विपरीत दिशा में विस्थापन के। यहाँ पर दो प्लेटें मिलती है, अफ्रीकन प्लेट, और ये देखिए ये अफ्रीकन प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, और ये पूरा ये वाला जो हिस्सा है वो अमेरिकन प्लेट है। ये प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक रही है इधर, और ये प्लेट इधर खिसक रही है। तो बीच में जो गैप बनता है, उससे उसके कारण यहाँ पर पानी के नीचे में
यहाँ पर पानी के नीचे में एक पहाड़ पैदा हो गया है। मतलब जब जमीन में गैप बना नीचे ओशियन के बेड में, तो अंदर का लावा बाहर निकलने लगा। आपने पढ़ा है कि जो लावा है उसका दरारी प्रवाह हुआ और यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया। इसी पर्वत के सहारे सहारे खासकर उत्तरी अटलांटिक के भागों में ज्वालामुखी का वितरण पाया जाता है, और इसे ही कहा जाता है मध्य अटलांटिक पेटी। चलिए थ्योरी में आते हैं। ये मध्य अटलांटिक पेटी, ये तो वर्ल्ड के मैप में आपने समझ लिया कि वो है कहाँ पर। मध्य अटलांटिक जो पेटी है वो महासागरीय कटक के सहारे दो प्लेटों का जब अपसरण होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट एक तरफ जा रहा है राइट साइड में, और जो अमेरिकन प्लेट है वो लेफ्ट साइड में गति कर रहा है, तो जिसके कारण बीच में दरार आ जाता है। तो दो प्लेटों में जब अपसरण होता है जिस कारण कटक के सहारे दरार या भ्रंश पैदा हो जाता है, और इस भ्रंश के सहारे ही ज्वालामुखी क्रिया लावा का जमा होना सबसे अधिक होती है। यहाँ की ज्वालामुखी क्रियाएं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सभी क्रियाएं जो अटलांटिक का पानी है, ओशियन का पानी है, उसके नीचे होते रहती है। इस क्षेत्र में जो प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र हैं वो है लेजर एंटिलिस, दक्षिण एंटिलिस, दक्षिण आंध्र महासागर, एजोर द्वीप और सेंट हेलेना प्रमुख ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं। आगे चलते हैं। जो चौथा प्रकार है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का। आइए, ये अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, इसको ये कहा जाता है कि प्लेट जो सीमाएं हैं उनके अलावा प्लेट के अंदर भी ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, जिनके उद्गार के वास्तविक जो कारण है और प्रक्रिया के संबंध में हमको स्पष्ट जानकारी नहीं है। विशेष रूप से हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा केवल हवाई द्वीप पर भूकंप आते हैं। ये संपूर्ण श्रृंखला भूकंप से रहित है। देखिए, जो भूकंप और ज्वालामुखी जहाँ पर भूकंप आएगा, ज्वालामुखी का वितरण भी वहीं पर पाया जाता है। और अंतरा प्लेट ज्वालामुखी का मतलब ये है कि आपको जो बताया गया था कि प्लेट गति, प्लेटों में जो गति होती है तो विध्वंसक प्लेट के सहारे भूकंप और ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है। लेकिन कहीं कहीं पर प्लेट के बीच में अगर ये दो प्लेट हैं, ये दो प्लेट है, तो यहाँ पर अगर ज्वालामुखी आता है या भूकंप आता है, उसका कारण समझ में आता है ना। इसको कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन कहीं यहाँ पर भूकंप आ गया या यहाँ पर भूकंप या ज्वालामुखी आ गया, तो इसके कारणों की व्याख्या करना मुश्किल होता है कि ये क्यों आया। लेकिन दुनिया के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ऐसे बीच में भी, प्लेट के बीच में भी जो भूकंप और ज्वालामुखी आता है, खासकर हवाई द्वीप में ये घटनाएं होती है, तो इसकी व्याख्या करना मुश्किल हो जाती है कि ये इसका कारण क्या है, ये कैसे यहाँ पर आया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में मायोसिन युग में दरार पैदा हुआ, जिसके सहारे सहारे जो लावा का प्रवाह हुआ उससे कोलंबिया का महान पठार बना। और भारत में भी 50,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में बासाल्ट लावा का प्रवाह क्रिटेशियस युग में हुआ, जिससे कि प्रायद्वीपीय पठार बना। प्रायद्वीपीय पठार किसे कहते हैं आप देख लीजिएगा। मान के चलिए ये इंडिया का नक्शा है।
ये वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहलाता है भारत का। ये क्रिटेशियस एज में ज्वालामुखी से लावा का प्रवाह हुआ, उससे इस क्षेत्र का जो धरातल का ऊपरी सतह अभी दिखाई देता है वो उसका निर्माण हुआ। डेक्कन ट्रेप का जो ब्लैक सॉइल है वो उसका बेस्ट जहाँ पर खेती होती है वो बसाल्ट लावा के प्रवाह से बना है क्रिटेशियस एज में। ज्वालामुखी का के प्रभाव के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो पाते हैं कि ज्वालामुखी से विध्वंस तो जरूर होता है, विध्वंसक प्रभाव होता है, और दूसरा है कि इसका लाभकारी प्रभाव भी है। तो अगर विध्वंसक प्रभाव के बारे में वो देखते हैं तो पहला तो ये है कि वायुमंडल में गैस, धुआं, राख पूरा बिखर जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त विमान का जो सेवा है वो बाधित होती है, जो वो क्लियर फ्लाई जोन नहीं रह जाता, वो प्लेन उड़ नहीं पाते। अगली बात है कि जो जैव संसार में जो रचना है वो नष्ट हो जाती है। और खासकर ये भी देखा गया है कि ज्वालामुखी जहाँ पर का विस्फोट होता है तो नियरेस्ट एरिया में भूकंप भी महसूस होता है। बांध और झील अगर उस क्षेत्र में है तो वो टूट जाएंगे। कुछ लाभकारी प्रभाव भी है। लाभकारी प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि नई मिट्टी का निर्माण होता है। जब बसाल्टिक लावा का प्रवाह होता है तो धरातल के ऊपरी ऊपरी परत में वो फैल जाता है और कालांतर में नई मिट्टी का सृजन करता है। दक्षिण भारत का जो ब्लैक सॉइल है, कॉटन सॉइल है डेक्कन ट्रेप का, वो बिल्कुल ऐसी ज्वालामुखी का से निर्मित वो पठार है। कई बार ये देखा गया है कि गर्म पानी के स्रोते पैदा हो जाते हैं, जो कि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होता है। ये गर्म पानी का स्रोत, उसमें उसके पानी में सल्फर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है। और चौथा है कि लाभकारी प्रभाव में कि बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं आप सभी परिचित हैं कि जो देवभोग है वहाँ पर हीरा मिलता है। हीरे का वहाँ पर पोटेंशियलिटी पाई जाती है। और विभिन्न अध्ययनों में ये भी कहा गया है कि देवभोग का जो क्षेत्र है वहाँ एलेक्जेंड्राइट नामक जो बहुत वो खास और दुर्लभ धातु है वो भी वहाँ पर मौजूद है। और अलेक्जेंड्राइट जो धातु है वो देखिएगा कि जो ज्वालामुखी होता है ये इस प्रकार का, और जो ज्वालामुखी का क्रेटर होता है और जो नली होता है नली, तो इसी नली में अलेक्जेंड्राइट का वितरण पाया जाता है। दुनिया के बहुत कम क्षेत्रों में ये खनिज मिलता है, इंडिया, रसिया और एक आध दो जगह और। तो इस पाइप में जो पाइप नुमा होता है इसी में ही अलेक्जेंड्राइट पाया जाता है, जो बहुत महंगा, हीरा से भी महंगा खनिज है या वो तत्व है, वो पाया जाता है। इस तरह से ज्वालामुखी का विनाशकारी प्रभाव भी होता है तो लाभकारी प्रभाव भी होता है। तो इस तरह से आज के इस व्याख्यान में हमने चर्चा किया कि ज्वालामुखी का जो विश्व वितरण है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज, उसके बारे में हमने चर्चा की। किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, प्रमुख 4 उसकी पट्टियाँ होती है, बेल्ट होता है। और इस संदर्भ में ज्वालामुखी और भूकंप दोनों आप जानते हैं कि पृथ्वी के आभ्यंतरिक
क्रियाओं से संबंधित घटनाएं हैं और इन दोनों का संबंध प्लेट के किनारों से है। तो इस तरह से आज की चर्चा में आप शामिल हुए और ये जो पावर पॉइंट आप देख रहे हैं, अंजनी पटेल जो हमारी विभागीय सहयोगी है उसने प्रिपेयर्ड किया है, उसका धन्यवाद। इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद और पुनः जल्द मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इस विपत्ति काल या कोरोना काल में थोड़ा सा अपने अध्ययन के प्रति गंभीर रहेंगे, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।